पैसिफिक ओशन से रिलेटेड और दूसरा पार्ट था हमारा अटलांटिक ओशन से रिलेटेड। फिर हमने इसको फर्दर बाइफरकेट कर दिया दो पार्ट्स में कि अगर नदर्न हेमिस्फीयर का जो पैसिफिक ओशन है वो नॉर्थ पैसिफिक ओशन या फिर साउथ पैसिफिक ओशन। इसी हिसाब से हमने अटलांटिक ओशन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन। इवन फर्दर भी हमने इन सभी सेक्शंस में हमने दो करंट्स देखे थे, एक तो वार्म करंट और एक कोल्ड करंट। हमने ये पढ़ा था कि अगर गर्म एरियाज मतलब कि जैसे इक्वेटर है, इन सब जगहों से अगर करंट मतलब ओशन करंट अगर पोलर साइड में जाता है तो हम उसको वार्म करंट बोलेंगे, और इसका जस्ट ऑपोजिट कि अगर पोलर साइड मतलब ठंडे जगहों से कोल्ड जगहों से अगर करंट वार्म की तरफ आता है तो हम इसको कोल्ड करंट बोलेंगे। सिमिलर उसी थीम के साथ जब हम बोलते थे कि भाई ये देखो ये ईस्टर्लीज फ्लो कर रहा है, ईस्टर्लीज फ्लो करने का मतलब क्या था कि ये ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की आ रहा है, इसलिए ईस्टर्ली से द ओरिजिन कहां से इसका ओरिजिन हुआ है वहीं से इनका नामकरण होता है। ज्योग्राफी में ये बहुत ही बेसिक फीचर है हमेशा से। तो इसी बेसिस पर हमने ये पढ़ लिया कि भाई पैसिफिक और अटलांटिक ओशन में कौन कौन से वार्म करंट है, कौन कौन से कोल्ड करंट है, और इन्हीं के बेसिस पर हम अपना आगे का लेक्चर इसी ओशन करंट को कंटिन्यू करेंगे। और यहां पर हम एक सेक्शन और ऐड करेंगे इंडियन ओशन को। और मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा हिंट दे दिया था आपको कि इंडियन ओशन इज एन एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस किसका? जैसे कि नॉर्मली हम बनाते हैं कि अगर ये ग्लोब है और ये इक्वेटर है तो नदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स के चलते हमने ये पढ़ा था ना कि जो भी जायर बनेगा वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। हमने नॉर्थ पैसिफिक ओशन में भी देखा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में भी देखा कि ये हमेशा जो भी जायर या फिर जो भी एक सर्कल बनता है ओशन करंट के द्वारा ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता है। और इसका जस्ट ऑपोजिट कि जब हम सदर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं तो यही जायर का फॉर्मेशन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये हमने पढ़ा था, इसी चीज का एक्सेप्शनल है इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन एक्सेप्शनल क्यों है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि आपको एक बार फटाफट से इंपॉर्टेंट करंट्स का मैं रिवीजन करा देता हूं आपका, जिसके बेसिस पर आपका रिदम जो है वो ब्रेक ना हो और वापस से चीजें सही हो जाए। तो ये देख लो आप यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर देखो मेन करंट्स अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के अंदर है। सबसे पहले हम पैसिफिक ओशन से स्टार्ट करते हैं। अगर तो पैसिफिक ओशन में हमने ये बोला था कि भाई देखो ये स्टर्लीज होती हैं, स्टर्लीज ट्रॉपिकल रीजन में फ्लो होती हैं। वो जो इधर से ग्रे एरियाज में आपको मोटे मोटे एरोज दिख रहे हैं ये सब विंड के एरोज हैं। तो विंड जो है वो दोनों सदर्न और नदर्न हेमिस्फीयर दोनों जगहों पर ये ईस्टर्लीज ही फ्लो करता है। इसके चलते इक्वेटर के पास में दो करंट्स डेवलप होते हैं। एक्चुअल में वो करंट होते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट, जो कि इसी प्रिवेलिंग विंड सिस्टम को फॉलो करते हैं। प्रिवेलिंग विंड सिस्टम, ट्रेड विंड्स, आप कुछ भी बोल सकते हो इनको, कि ये अर्थ पर परमानेंट विंड्स होते हैं। अब ये परमानेंट विंड हमेशा ट्रॉपिकल रीजन के आसपास वाले एरियाज में आप देखोगे कि ये ईस्ट डायरेक्शन से निकलते हैं और वेस्ट की तरफ जाते हैं और इन पे कोरियोलिस फोर्स लगता है, तो ये हल्के से बेंड हो जाते हैं। एक्चुअल में होता यूं है ना कि ये नीचे की तरफ जाते हैं, लेकिन चूंकि कोरियोलिस फोर्स हमेशा इसके राइट हैंड साइड में लगेगा तो आप यहां पर खड़े हो, मतलब कि आपका ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन आप दरअसल जब चेहरा अपना लगाओ ना तो चेहरा आप इस हिसाब से लगाओ कि आप मान लो कि इस लैटिट्यूड पे खड़े हो और आप इक्वेटर की तरफ देख रहे हो, मतलब आपकी आंखें जो है वो इस तरफ है। तो इस हिसाब से क्या होगा कि आपका राइट हैंड साइड भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो जब भी करंट का ओरिजिन देखना है तो हमको अपने आप को उस जगह पे खड़ा करके देखना है, वहां पर हम खड़े हो जाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें अगर नदर्न हेमिस्फीयर में तो हमें अपने राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होना है। तो जब भी आप यहां पर इस पॉइंट पर खड़े होगे और आपका फेस जो है वो इक्वेटर की तरफ होगा तो आपका राइट हैंड साइड हमेशा इस डायरेक्शन में आएगा। तो इसीलिए जो ईस्टर्लीज विंड होती हैं वो कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट में इधर आती हैं। सिमिलरली अगर सदर्न हेमिस्फीयर में हो तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन होता है, तो आप यहां पर खड़े हो और आपका फेस अभी भी इक्वेटर की साइड पर है, तो आप देखो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में इधर डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो भी ईस्टर्लीज फ्लो करती हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए जो भी ओशन करंट्स हैं वो आगे बढ़ती हैं। अब होता यूं है कि यहाँ का पानी, मतलब कि दो ओशन सर्फेस के बीच का जो लैंड मासेस हैं इनके बीच में जो भी ओशन आते हैं इनके बीच का जो वाटर लेवल है उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो ये ईस्टर्न वाला पोर्शन है, ईस्टर्न साइड से सारा पानी का पानी इधर ट्रैवल होते होते सब वेस्टर्न पोर्शन पे इकट्ठा होने लगेगा। तो एक स्लोप बनेगा ना जहां पर वेस्टर्न जगह पर पानी इकट्ठा हो गया तो इसका हाइट ज्यादा होगा और इसका हाइट थोड़ा सा कम होगा, तो इसके चलते इनके हाइट में एक स्लोप देखने को मिलेगा। ये स्लोप क्या करेगा कि अब यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, आपको भी पता है कि पानी का लेवल अगर कहीं पर भी ऊंचा होगा तो वो हमेशा उसको नॉर्मल मेंटेन करने की कोशिश करेगा। जितना भी पानी वेस्टर्न साइड में कलेक्ट हो चुका है इसके पास तीन रास्ते हैं जिससे कि ये लेवल मेंटेन हो पाए। पहला रास्ता कि ये ऊपर की तरफ मुड़ जाए, दूसरा रास्ता कि ये नीचे की तरफ मुड़ जाए, और तीसरा रास्ता कि जो भी नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट है वो उल्टे पांव अपने घर को वापस लौट जाए, मतलब ईस्टर्न पोर्शन पे वापस चले जाए, मतलब कि ये अंदर की तरफ इधर मुड़ जाए और ये सदर्न इक्वेटोरियल करंट भी इधर की तरफ मुड़ जाए, और ये दोनों करंट मुड़ने के बाद इस डायरेक्शन में वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हुए वापस से पानी के लेवल को मेंटेन कर ले। अब यहाँ से जितने भी करंट्स ओरिजिनेट होंगे इक्वेटर से वो सब के सब वार्म करंट होंगे। तो यहाँ पर जितने भी रेड कलर के सिंबल्स में आपको करंट या एरोज दिख रहे होंगे ये सब के सब वार्म करंट है। अब क्या होता है कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट थोड़ा सा ऊपर जाता है और यहाँ से फिलीपींस से ऊपर जब आगे बढ़ता है जापान की साइड में तो इसको बोलते हैं कुरोशियो करंट। ऊपर से इस तरीके से बेरिंग सी के पास में क्या होता है कि यहाँ से एक कोल्ड करंट ओरिजिनेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओयाशियो करंट। और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक जापान का सबसे नदर्न जो आइलैंड है होक्काइडो के पास ये दोनों मैच करते हैं, मिलते हैं और यहाँ पर फिशिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया इन्वायरमेंट डेवलप करते हैं। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि देखो क से कोल्ड भी होता है, वो हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा लफड़ा रहेगा हमेशा, और क से क्रोशियो भी होता है, लेकिन ये रिलेशन सही नहीं है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि क्रोशियो कोल्ड करंट नहीं है, ठीक है, इस बेसिस पर आप याद कर लो। जैसे ही क्रोशियो करंट आगे जाता है ये आगे स्ट्रेच होता है कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट में। क्यों? क्योंकि आप देखो कि यहाँ से विंड सिस्टम कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये इधर बढ़ेगा तो ये इसके बाद से अपने वेस्टर्लीज के अंडर में आ जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा कि ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। जब ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है तो इस क्रोशियो करंट को ही हम लोग नॉर्थ पैसिफिक करंट का नाम दे देते हैं और यहाँ से ये फिर दो पार्ट्स में बाइफरकेट हो जाता है, ये डाइवर्जिंग ओशन करंट बन जाता है। और डाइवर्जिंग ओशन करंट का एक हिस्सा जो है वो अलास्का वाले रीजन में चला जाता है और दूसरा हिस्सा नीचे की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पर आपको एक ताजुब होगा कि यहाँ से जो नॉर्थ पैसिफिक करंट है वो जब ऊपर की तरफ मुड़ता है तो अलास्कन करंट तो वार्म करंट है, लेकिन जब ये नीचे की तरफ वापस आता है तो ये कोल्ड करंट हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक ऐसा नॉर्मल टेम्परेचर, मान लो कि यहाँ का टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, और ये जो पानी है ना इस पानी करंट का जो टेम्परेचर है ये है 10 डिग्री सेल्सियस। तो आप खुद ही समझो कि जब ये नॉर्थ पैसिफिक करंट ऊपर अलास्कन रीजन में जाएगा जहां पर बहुत ही कम टेम्परेचर है तो इसके हिसाब से तो 10 डिग्री सेल्सियस का पानी गर्म ही रहेगा ना, इसीलिए ये वार्म करंट हो जाता है।
लेकिन अब आप देखो कि यहाँ का सराउंडिंग 20 डिग्री सेल्सियस का है, और जब यही नॉर्थ पैसिफिक करंट 10 डिग्री सेल्सियस का पानी इधर लेके आता है तो इसके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में ये करंट कोल्ड करंट हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कभी भी। और हमेशा मैंने ये पढ़ा था और शायद किसी का डाउट भी आया हुआ था कि कैलिफोर्निया करंट जहां से या फिर कोई भी कोल्ड करंट कहीं से भी फ्लो होता है तो उसके जस्ट बगल वाला जो भी एक लैंड मास है, अगर कंडीशन ये है कि जो भी कोल्ड करंट हो वो हमेशा वेस्टर्न बॉर्डर के पास में हो, मतलब जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसके वेस्टर्न साइड से अगर कोई भी कोल्ड करंट गुजरता है तो उसके बिल्कुल किनारे पर हमको कोई ना कोई डिजर्ट जरूर से देखने को मिलेगा। अब ये जो भी डिजर्ट फॉर्मेशन हमने पढ़ा था, इस डिजर्ट फॉर्मेशन के हमने दो रीजन देखे थे। दो रीजन कौन कौन सा? पहला रीजन हमने देखा था ऑफ शोर ट्रेड विंड्स का। अब ये ऑफ शोर ट्रेड विंड्स क्या है? हमने पढ़ा था कि भाई देखो इस वाले रीजन में जहां जहां पर हमें, जैसे यहां पर आप देखो, यहां देखो ये वाला, यहां पर सहारन डिजर्ट है, ये सब के सब ट्रॉपिकल रीजन में ही होते हैं। ट्रॉपिकल रीजन, अब जैसे यहां पर भी देखो आपका थार डिजर्ट है, यहां पर नीचे साइड में भी आओगे तो यहां पर अटकामा डिजर्ट है, यहां पर आओगे तो मोहावे डिजर्ट है। तो ये सब डिजर्ट जितने भी हैं यहां पर है, तो ये डिजर्ट सबके सब ट्रॉपिकल रीजन में। अब ट्रॉपिकल रीजन से होता क्या है कि ट्रॉपिकल रीजन में बहती हैं ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज के चलते क्या होता है कि यहां पर जो भी विंड सिस्टम या फिर क्या होता है कि हवाएं जो होती है ना वो अपने साथ पानी को लेते हुए बहती हैं। जहां पर भी पानी को लेते हुए बहेंगी और वहां पर उनके एयर में पानी है, मतलब ह्यूमिडिटी है, तो वहां पर उनका होता है इवापोरेशन, और इस इवापोरेशन के चलते कुछ दिनों के बाद जब सैचुरेशन आ जाता है तो फिर ये रेनफॉल के फॉर्म में या फिर प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में ये नीचे वापस आते हैं, मतलब यहाँ पर बारिश वगैरह होती रहती है। डिजर्ट एरियाज का पेक्यूलियर फीचर है कि यहाँ पर बारिश वगैरह बहुत ही कम होती है। हमने पढ़ा था कि जो अटकामा डिजर्ट है वो सबसे ड्राइस्ट प्लेस है पूरे अर्थ का। तो ये सब आखिर कैसे पॉसिबल हो पाया है? इन सबके पीछे एक तो कोल्ड करंट और दूसरा ऑफ शोर ट्रेड विंड का कमाल है। ये जो कोल्ड करंट है इसका इफेक्ट ये होता है कि ये एक प्रकार का डेसिकेटिंग इफेक्ट देता है। अब किसी ने पूछा था कि डेसिकेटिंग इफेक्ट उसको समझ में नहीं आ रहा है। देखो डेसिकेटिंग इफेक्ट क्या करता है ना कि ये एक प्रकार का हाइग्रोस्कोपिक नेचर का करंट होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होता है कि अगर आसपास की जगहों पर जहां पर भी उनको ह्यूमिडिटी, पानी, ऐसा कुछ भी मिलेगा तो वो अपने अंदर उसको समेट लेंगे, उसको सक कर लेंगे, अंदर अपने अपने एरियाज में ले लेंगे। तो जो भी एरियाज के इनके बगल वाले वेस्टर्न साइड में इस वाले रीजन्स पर कहीं पर अगर डिजर्ट वगैरह होता भी है ना तो उसमें अगर उन डिजर्ट में थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी ऑफ शोर ट्रेड विंड लेके चला भी जाता है तो भी इस कोल्ड करंट के चलते ये सारा का सारा ह्यूमिडिटी सक कर लेता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, क्यों नहीं करेगा ऐसा? ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हमेशा यहाँ पर आप देखोगे कि डिजर्ट फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली इसका एक तीसरा रीजन भी है। तीसरा रीजन हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है, जब यहाँ पर आपको लो प्रेशर बेल्ट्स मिलते हैं ट्रॉपिकल रीजन में, इसकी वजह से भी एक रीजन है। लेकिन अब आपको लो प्रेशर सिस्टम नहीं समझ में आएगा अभी फिलहाल के लिए, हम उसको हॉल्ट करते हैं। और जब फाइनल आंसर हम कभी भी करेंगे यूपीएससी द्वारा कभी भी ऐसा पूछा जाता है कि क्यों डिजर्ट एरिया जो है वो हमेशा वेस्टर्न बाउंड्रीज पर होते हैं, तो फिलहाल आप अपने नोट्स में एक पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पर ड्यू टू लो प्रेशर बेल्ट सिस्टम इन द ट्रॉपिकल रीजन। लेकिन इसका क्या मतलब है इसको हम लोग क्लाइमेटोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे एक बार, और भी हमारा रिवीजन अभी आगे हो जाएगा कि डिजर्ट फॉर्मेशन हमारा वेस्ट साइड में क्यों होता है। ठीक है, तो डबल फायदे हो जाएंगे इसके। ठीक है, फिर हमने क्या करंट देखे, इधर भी आप देखोगे कि जो भी करंट का सिस्टम है वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। यहाँ पर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और इवन इंडियन ओशन के सदर्न रीजन में भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। मतलब कि जो इंडियन ओशन का सदर्न रीजन है ना, ये एक्सेप्शनल केस नहीं है। एक्सेप्शनल केस केवल केवल नदर्न एरियाज में ही है। अब अगर हम बात करते हैं कि इंडियन ओशन करंट में एग्जैक्टली ये एक्सेप्शनल केस क्यों बनता है इसके नदर्न ओशन में, तो हम उसके पीछे दो मेजर रीजंस देखते हैं। सबसे पहला रीजन है कि इंडियन ओशन एक प्रकार का हाफ ओशन है। हाफ ओशन से क्या मतलब होता है, आप यहां पर एक नजर डालो वापस से, देखो यहां पर भी पोलर रीजन का एक्सेस मिलता है पैसिफिक ओशन को भी, और अटलांटिक ओशन को भी यहां पर पोलर एक्सेस मिलता है, जिसकी वजह से ये एक प्रकार का कंप्लीट ओशन बनता है, फुल ओशन बनता है। लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करो तो यहां पर देखो क्या ऊपर पोलर रीजन से कहीं से भी इस करंट्स का कनेक्शन है क्या? नहीं है। इसीलिए सबसे पहला और सबसे डिफरेंट फीचर इसके टोपोग्राफी या फिर इसके कोस्टल एरिया से बनता है, जहां पर एक तो इंडियन ओशन हाफ ओशन होता है, और दूसरा ये भी आप देखो कि जो इंडियन पेनिनसुला है ये पूरे इंडियन ओशन के नदर्न रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक अरेबियन ओशन में और एक बे ऑफ बंगाल में। तो ये भी एक प्रकार का थोड़ा सा इफेक्ट देता है। वापस से आते हैं, दूसरा जो रीजन है, सबसे मेजर रीजन है, उसका नाम है मॉनसून विंड्स। अब मॉनसून विंड्स क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि हाल जगह पर सब जगह आप देखते होंगे कि हमेशा प्रिवेलिंग विंड सिस्टम चलता है। प्रिवेलिंग विंड सिस्टम में ट्रॉपिकल रीजन से पानी आता है यहाँ पर इक्वेटर की तरफ, लेकिन वो अपने राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट हो जाता है। इंडियन ओशन में आप देखोगे तो ऐसा कोई भी करंट का ओशन करंट का ओरिजिन प्लेस आपको ट्रॉपिकल बॉर्डर पर नहीं दिखेगा, आपको काफी नीचे की तरफ दिखेगा यहाँ पर। तो कोरियोलिस फोर्स उतना हद तक यहाँ नहीं लगता है, यहाँ पर लोकल विंड सिस्टम जो होते हैं ना वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। उसकी वजह से इंडियन ओशन के नदर्न हेमिस्फीयर वाला जो रीजन है यहाँ पर करंट का फ्लो भी उसी लोकल विंड्स को फॉलो करता है। और हमको पता है कि हमारे इंडियन ओशन में जो भी लोकल विंड्स हैं वो होते हैं मॉनसूनल विंड्स। मॉनसूनल विंड्स को एक बार हम रफली पढ़ते हैं। फिलहाल हम मॉनसून विंड्स को जब हम क्लाइमेटोलॉजी वाले चैप्टर में आएंगे तो हम देखेंगे कि इसके और भी बहुत सारे रीजन हैं। लेकिन इंडियन ओशन करंट्स का एक्सेप्शनल केस बनाने के लिए ये मॉनसून करंट कैसे रिस्पॉन्सिबल है, उसका एक्सेप्शनल बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस करता है इंडियन ओशन करंट को, इसके बारे में हम अभी छोटा सा इंफॉर्मेशन लेते हैं, जिसके बेसिस पर हम एटलीस्ट इंडियन ओशन करंट को अच्छे तरीके से पढ़ पाएं। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पर मॉनसून विंड्स चलते हैं, ये आपको पता ही होगा। अब मॉनसून जब भी हमारे यहाँ आता है तो वो समर के टाइम पर लगभग होता है, और समर के बाद ऐसा कुछ भी साउथ वेस्ट मॉनसून जिसको हम बोलते हैं या फिर मॉनसूनल विंड्स बोलते हैं, ये डेवलप होता है। आखिरकार डेवलप क्यों होता है, इसके पीछे एक बहुत ही साइंटिफिक रीजन है। देखो मान लो कि ये हमारा अर्थ है, और हमने ये पढ़ा था बिल्कुल शुरुआती वाले दिनों में कि हमारा अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है अपने एक्सिस पर। तो जब भी ऐसा कोई भी सीन आएगा कि यहाँ पर एक बड़ा सा सन हो और इस सन के इस साइड में, समर साइड में, ये अर्थ का पोर्शन है, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो इक्वेटर है, इक्वेटर यहाँ पर सन की डायरेक्ट रेस को नहीं ले रहा है, बल्कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, यहाँ पर सन की डायरेक्ट रेस आ रही होगी। मतलब कि जो ट्रॉपिकल रीजन है, मतलब यहाँ से जो हमारे इंडिया से भी हमने पढ़ा था कि 8 स्टेट से ये जाती है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लगभग सन रेस होता है। और हमें पता है कि इंडिया में, जैसे मान लो यहाँ पे इंडिया का मैप अगर मैं कंप्लीट कर दूं ऐसे थोड़ा सा, तो हमको पता है कि यहाँ वाला रीजन जो है ये पूरा का पूरा कौन सा प्लेटू है, ये प्लेटू है टिबेटियन प्लेटू या फिर टिबेट प्लेटू। तो ये जो भी टिबेटियन प्लेटू होता है ये काफी गर्म हो जाता है इस समर सीजन में।
तो हमने एक और बात की थी, मैंने आपको एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया था कि किसी भी रीजन में अगर टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है तो उस रीजन में प्रेशर जो होता है वो कम होता है, मतलब कि हम उसको क्या बोल सकते हैं, लो प्रेशर बेल्ट या फिर लो प्रेशर सिस्टम, जो भी आपको सुटेबल लगे। इनफैक्ट यही वाला केस तिब्बत में भी होता है गर्मियों के सीजन में, यहां पर हो जाता है लो प्रेशर सिस्टम। इसका जस्ट ऑपोजिट यहां पर कहीं पर एक मस्करीन बेसिन है। कौन सा बेसिन है? मस्करीन बेसिन। मस्करीन बेसिन के आसपास या फिर रियूनियन के आसपास, रियूनियन आइलैंड के आसपास एक हाई प्रेशर बेल्ट भी बन जाता है। ये क्यों बनता होगा? क्योंकि ये सबसे फारदेस्ट पोजीशन है सन से, तो इसलिए ये थोड़ा ठंडा हो जाता होगा। यहां पर ठंडा होने के साथ साथ ये हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है। अब जिस हिसाब से हमको पता है कि पानी का फ्लो हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल तक होता है, इसी वे में विंड भी हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर बहते हैं। तो मानसून विंड्स में होता क्या है कि इस हाई प्रेशर बेल्ट के चलते यहां से स्ट्रॉन्ग करंट्स जो है वो लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जाने लगते हैं। तो स्पेसिफिकली समर सीजन में हम क्या देखेंगे कि मस्करीन हाई बेसिन से टिबेटन प्लेटू तक एक विंड बह रही है। इसी विंड अपने साथ साथ इंडियन ओशन के पानी, मतलब कि जो भी यहां पर अरेबियन सी होता है, अरेबियन सी का पानी भी वो अपने साथ साथ लेके जाती है। इसी के चलते हमारे यहाँ मानसून आता है, क्योंकि ये अपने अंदर बहुत सारी ह्यूमिडिटी को लेकर इंडियन लैंड के ऊपर चलती है। ठीक, दूसरा ये रीजन समझ में आ गया ना, ये कब का सीजन है? ये बेसिकली इंडियन ओशन का समर सीजन है। एक मिनट अभी भी तबीयत बहुत सही हो नहीं पाई है, और होता है हमेशा कि एक बार मेरे पास, तो बेसिकली ये होता है कि मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि मेरा और आपका जो रिलेशन, कि जो भी टीचर अभी तक हमें पढ़ा रहा था क्या वो बदल गया है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वही ज्योग्राफी वाला सर हूं जो कि आपके पहले वाले लेक्चर्स को ले रहा हूं। वॉइस आज भी उतनी बढ़िया नहीं निकल रही है, लेकिन ऑब्वियसली आप टोन को पकड़ पा रहे होगे कि टोन तो सिमिलर ही है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर आप थोड़ा सा एक रिलेशन आज भी डेवलप कर सकते हैं हम। और फिलहाल इंडियन ओशन करंट भी बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, तो हम इसको कवर करते हैं। फिलहाल मेरा आज का मकसद ये बताने का इसलिए था कि आज भी किसी का मेरे पास मेल ना जाए कि ज्योग्राफी वाले सर जो है वो चेंज हो गए हैं क्या। ठीक है, तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली आपको आज बता दिया। अब यहां पर क्या है कि लो प्रेशर सिस्टम और हाई प्रेशर सिस्टम के चलते ओशनिक करंट्स भी इसी डायरेक्शन में चलते हैं। जब ओशन करंट भी इसी डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या होगा, यहां से साउथ वेस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट बनता है। ड्रिफ्ट जैसे उस तरफ हम लोग नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट या फिर ये सारे ड्रिफ्ट पढ़ते थे ना, तो यहां पर एक छोटा ड्रिफ्ट आता है, इसके चलते ये बन जाता है साउथ वेस्ट मॉनसून। और यहां से जिस हिसाब से हमारा टोपोग्राफी कोस्टल एरियाज में है वो इसको इधर बेंड कर देते हैं, और फिर यहां से ये एक वापस से इस डायरेक्शन में जाता है। क्योंकि जो भी करंट होते हैं ना, यहां पर हवाएं जो भी बहती हैं ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। यहां पर आप देखते होंगे कि हिल्स वगैरह है, जैसे कि अनामलाई हिल्स है, अनाईमुडी, यहां पर नीलगिरी हिल्स है। इन हिल्स के चलते क्या होता है कि ये विंड सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो चलता है हमारा अरेबियन सी की तरफ, और दूसरा यहां से फिर डिविएट हो जाता है और ये बहता है हमारा बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो यहां पर अब फायदा ये होता है कि आप देखो कि दोनों जगहों पर ये जो करंट का सिस्टम है ये हर बार क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब कि यहां पर आप देखो कि इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में इधर भी और इधर भी। तो या फिर आप यूं कहो कि एक बड़ा सा हमारा करंट डेवलप होता है। एग्जैक्टली देखो यहां पर भी समर सीजन में वही फीचर आते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि देखो क्या होता है कि समर सीजन में, जैसे देखो यहां पर ये विंटर सीजन का ग्राफ है। विंटर सीजन में देखो डायरेक्शन चेंज हो गई है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो चुकी है। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा कि ये जो भी यहाँ के कंपेरेटिवली लोकल विंड्स होते हैं उनके इफेक्ट में आके ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगता है गर्मियों के दिन में। तो यहां पर बिल्कुल अभी तक तो नॉर्मल कंडीशन चल रहा है। विंटर सीजन जो है ये एक्सेप्शनल केस है ना, क्योंकि हमको पता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो रोटेशन होगी ही ओशन करंट सी, लेकिन विंटर सीजन में क्या होता है कि ये चीजें चेंज हो जा रही हैं। यही एक एक्सेप्शनल केस बनता है। एक्चुअल में सीजन टू सीजन इंडियन ओशन करंट के साथ साथ जो प्रिवेलिंग विंड्स होते हैं ना, इनका डायरेक्शन भी चेंज होता है। वो किस इन्फ्लुएंस में आते हैं, इन सब बारे में हम, मतलब इन सब चीजों से हम अंदाजा लगाते हैं कि इंडियन ओशन का करंट कैसा होना है। तो यहां पर भी शुरुआती टाइम पर तो सेम वही चलता है कि ठंडियों के सीजन में अगर आप बात करोगे तो क्या होता है कि ठंडियों के सीजन में, विंटर सीजन में क्या होगा कि यहां से करंट डेवलप होगा एक, मतलब कि जो भी नॉर्थ हेमिस्फीयर में होगा वहां पर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बनेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ इक्वेटोरियल करंट, वो तो ईस्टर्लीज के इफेक्ट में ये लोग रहेंगे ही थोड़ा बहुत। तो इसके चलते करंट जो है वो तो वेस्टर्न रीजन में थोड़ा सा इकट्ठा हो भी जाता है और यहां से फिर फ्लो होता है पूरा। लेकिन इसके बाद ओशन करंट जो है वो नॉर्मली लैंड और मॉनसून विंड्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और अपना जो नेचर है वो दो बार चेंज करता है। विंटर सर्कुलेशन में जो भी प्रिवेलिंग ट्रेड विंड्स हैं या फिर ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं वो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट को स्टार्ट करती हैं, और पूरा पूरा सिस्टम जो है वो काउंटर इक्वेटोरियल करंट में होता है। अब इसमें कैसे और क्या दिमाग लगाते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो विंटर सर्कुलेशन में क्या होता है कि यहां पर एक प्रकार का नॉर्थ ईस्ट मॉनसून चलता है। नॉर्थ ईस्ट मतलब कि अगर मैं इंडिया का मैप छोटा सा यहां पर बनाऊं फटाक से, तो यहां पर हमने क्या देखा कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट कौन सा डायरेक्शन होगा इंडिया के लिए, यहां पर कहीं होगा, और इससे इस डायरेक्शन में हवाएं बहने लगती हैं। तो आप खुद ही देखो कि जब भी बे ऑफ बंगाल से होकर यहां पर आएंगी तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, अभी ये इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर यहां से घूम के ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये सारे के सारे कौन सा डायरेक्शन बना रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये ट्रैवल करना चाहते हैं। तो इसीलिए विंटर सर्कुलेशन जो होता है इंडियन ओशन का केवल और केवल यही एक प्रकार का एक्सेप्शनल केस बनता है। तो अरेबियन सी में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होता है। बे ऑफ बंगाल में कौन सा सर्कुलेशन होता है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ना विंटर सीजन का, तो वैसे ही ईस्टर्लीज के प्रभाव में ये प्रिवेलिंग विंड्स जो होती हैं उनके प्रभाव में पानी का लेवल जो है ये यहाँ से फिलीपींस वाले रीजन से, इंडोनेशिया वाले रीजन से कहां तक जा रहा है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको पता होना चाहिए कि 4 कंट्रीज हैं। 4 कंट्रीज कौन कौन से हैं ये आपको आज कमेंट सेक्शन में बताना है। आपका ये होमवर्क है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। इसका कोड मैं आपको बता देता हूं, इसका कोड है सीड, ठीक, SEED। यही 4 कंट्रीज हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये 4 कंट्रीज कौन से हैं और कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलो ये क्या होता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास पहुंचेगा ना जैसे ही, तो इस रीजन में ये हल्का सा ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठने के बाद नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के चलते ये इस डायरेक्शन में आता है। तो यहां पर एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन, ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट जाता है, फिर यहां से या फिर यहां से पूरा ऐसा सिस्टम बनता होगा। तो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन होता है विंटर सीजन में। क्यों? क्योंकि यहां पर जस्ट ऑपोजिट कंडीशन बन रहा है उस समर सीजन का, जो कि अभी हमने डिस्कस किया हुआ है।
तो इसीलिए अब समर सीजन की बात करेंगे ना, तो समर सीजन हमारा ऑलरेडी समझा हुआ होगा, लेकिन एक बात बिल्कुल तय होगी, समर सीजन में आप देखोगे कि ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है ना, ये सब एब्सेंट होंगे। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट या फिर काउंटर इक्वेटोरियल करंट ये सब नहीं फ्लो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी होगा तो यहाँ पर काउंटर इक्वेटोरियल करंट नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट हो जाता है ये, इसीलिए यहाँ पर इफेक्टिव तरीके से केवल केवल मॉनसूनल विंड्स ही काम कर पाती हैं। तो यहाँ पर ईस्टर्लीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर विंटर सर्कुलेशन में हमने क्या देखा कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो होता है वो सबसे ज्यादा हावी होता है, जिसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल में और इवन अरेबियन सी में भी विंटर ये जो सर्कुलेशन है, ओशनिक सर्कुलेशन, ये हमारा आता है। समर सर्कुलेशन कैसे होता है कि यहाँ पर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट ये सब के सब एब्सेंट होते हैं। और जिस हिसाब से हमने बताया कि यहाँ पर देखो तिबेटियन प्लेटू के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है और यहाँ पर मस्करीन हाई के आसपास कौन सा सिस्टम डेवलप होता है, यहाँ पर थोड़ा सा हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जाते जाते ये जो भी विंड है ये इस डायरेक्शन में जाती है, जिनको हम लोग ड्रिफ्ट का नाम भी दे रहे थे यहाँ पे। इसके बेसिस पर ये वाला करंट वापस से घूम के नीचे आता है और ये इधर उधर पूरा एक जो सर्कुलेशन है ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग सीजन टू सीजन चेंज करता रहता है, यही एक प्रकार का ऐसा एक्सेप्शनल केस बनाता है हमारा इंडियन ओशन। लेकिन अगर हम बात करें सदर्न इंडियन ओशन करंट्स की, तो यहां पर ऐसा कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। साउथ इक्वेटोरियल करंट हमेशा प्रेजेंट होंगी इस स्टडीज के इफेक्ट में आके। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और काउंटर इक्वेटोरियल करंट हो सकता है कि समर सीजन में एब्सेंट हो जाए, लेकिन साउथ इक्वेटोरियल करंट हमेशा रहती है। और जिस हिसाब से हमने बाकी अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के सदर्न रीजन को डिस्कस किया था, सिमिलर ग्राउंड पर यहां पर भी हम उसको डिस्कस करते हैं। सेम वही कंडीशन है कि होता यूं है कि पानी इधर साइड इकट्ठा हो रहा है, अब पानी को वापस इस लेवल तक पहुंचाना है ईस्टर्न साइड में, तो उसके लिए एक रास्ता बनता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में वो मुड़ जाए। अब देखो यहां पर क्या होता है कि दो करंट में मेडागास्कर के आने से मेजर करंट तो यही करंट होता है जो मेडागास्कर के ईस्टर्न साइड में है, तो ये वाला करंट जो होता है वो मेजर करंट होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा करंट, अगुलास करंट। ठीक, ये जो अगुलास करंट है इसको इसका छोटा भाई मिलता है नीचे, और बाद में भी ये अगुलास करंट के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन जो दूसरा चैनल है, मतलब यहां पर हमने देखा था कि एक कौन सा चैनल है, इसका नाम क्या पढ़ा था हमने, मोजाम्बिक चैनल, बिल्कुल सही। तो ये जो मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक चैनल के अंदर जो भी छोटा सा करंट फ्लो करेगा इंडियन ओशन का, उसको हम लोग बोल देंगे मोजाम्बिक करंट। जब भी मेडागास्कर के बाद में आके ये लोग वापस से मिल जाते हैं, दोनों भाई जो मेडागास्कर के पहले बिछुड़ गए थे, अब ये यहाँ पर वापस मिल जाते हैं, तो इनका वजूद जो है वो बड़े भाई की तरफ रहता है, इसीलिए इस करंट को भी हम लोग अगुलास करंट ही बोलते हैं। जो मोजाम्बिक करंट है वो केवल केवल इन दो आइलैंड्स के बीच वाले रीजन में थोड़ा बहुत आगे पीछे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक हो सकता है, लेकिन इसका नामकरण केवल उसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया के लिए हुआ है, मोजाम्बिक करंट। बाकी जगहों पर अगुलास करंट ही चलता है। अब हमें एक बात लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ ली थी, वो क्या पढ़ी थी कि एक देखो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट होता है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का क्या मतलब है कि ये वाला देखो, यहाँ पर आपको कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं दिखेगा, तो इसके चलते जो भी प्रभावी तरीके से आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर कौन सा विंड सिस्टम प्रिवेलिंग है, ये है हमारा वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज के चलते हमेशा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बनता है, और चूंकि इस पूरे रीजन में कहीं पर भी लैंड मासेस आते नहीं है, तो ये काफी ठंडा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा स्पीड रहती है इसकी। अब इसके चलते क्या होता है कि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट तो हमेशा ही चलेगा। सिमिलर ग्राउंड पर अगर यहाँ पर इंडियन ओशन का जिक्र किया गया है, हाँ यहाँ पर आप देख लो कि एक तो अगुलास करंट आती है, अगुलास करंट जैसे ही नीचे बढ़ती है अफ्रीका के, इसको मिल जाता है हमारा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, और इस करंट को ये ड्रिफ्ट करते हुए वापस से ऑस्ट्रेलिया के साइड में ले जाती है। अब आप देखो यहाँ पर कि ये जब तक वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से नहीं मिली थी तब तक ये वार्म करंट ही कहलाएगी। एक बार जब इसने वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से मिल लिया है उसके बाद जाके ये कोल्ड करंट कहलाने के लायक हुई है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कोल्ड करंट कब कहते हैं, इसको वार्म करंट कब कहते हैं। वापस से आते हैं हम अपने कोल्ड रीजन या फिर विंटर सीजन में, और विंटर सीजन में आप देखोगे कि यहाँ पर एक वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है ये एक कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट के चलते, और ये क्या वेस्टर्न बॉर्डर पर है क्या, बिल्कुल है, इसीलिए यहाँ वाले रीजन पर आप देखोगे कि एक डिजर्ट वगैरह बन गए हैं। तो डिजर्ट काफी बड़ा सा है, ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल पोर्शन में बहुत सारे डिजर्ट्स हैं। ये जो भी वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट होता है ये हमेशा डेसिकेटिंग इफेक्ट देता है इन सभी ओशन करंट्स वाले, या फिर सॉरी ये जो डिजर्ट वाला एरिया है इनको। तो इस बेसिस पर हमने डिस्कस किया कैसे हम इंडियन मॉनसून को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। अब इंडियन मॉनसून के भी चलते अगर हम चाहें तो किस हिसाब से अगुलास करंट, मोजाम्बिक करंट क्या होता है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट क्या होता है, इन सब बारे में हमने डिस्कस कर लिया है अच्छे से, और यही पूरा बेस बनता है हमारा ओशन करंट का। तो देखो इतनी ही बातें हैं केवल ओशन करंट में। आप जरा आज वापस से इन स्लाइड्स को